हेलो बच्चों, आज मैं नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिस चैप्टर नाम है मैग्नेटिज्म, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 हमने सभी चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 5 जो होगा जिसका नाम है मैग्नेटिज्म, उस मैग्नेटिज्म को हम लोग आगे स्टडी करेंगे और देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सब इसके अंदर हम लोग करते चलेंगे। अब मैं आपको सबसे पहली चीज बता दूं, इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलरिटी आपको मिलेगी। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की बहुत ज्यादा सिमिलरिटी इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो मैं साथ के साथ वो सारी सिमिलरिटी लगाते चलूंगा। डेरिवेशन आप खुद करें, ना हो तो आप मुझे बता दें, लेकिन जो डेरिवेशन के अंदर का जो कॉन्सेप्ट होगा डिटेलिंग का वो मैं बता दूंगा। बस आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी होगी और कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। सबसे पहले जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर का जो मतलब, चैप्टर में जो मैग्नेटिज्म से हम लोग समझ क्या रहे हैं कि मैग्नेटिज्म से दिखाई दे रहा आपको। हाँ, मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है तो पहले समझते हैं। मैग्नेटिज्म के लिए आपको एक टर्म आती है इसमें, मैग्नेट हमारे पास टर्म आती है कि मैग्नेट है क्या। तो कहते हैं मैग्नेट, हम लोग कहते हैं मैग्नेट एक तरीके का ऐसा मटेरियल है, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास दो प्रॉपर्टी का होना कंपलसरी होता है। पहली प्रॉपर्टी कि उसके पास अट्रैक्टिव की प्रॉपर्टी हो, अट्रैक्टिव की प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी कि उसके पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो। ये दो प्रॉपर्टी होना जरूरी होता है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में ध्यान से समझेंगे तो हम कह सकते हैं मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने में मदद करे। अगर मदद करे, अट्रैक्ट करने में मदद करे। कोई भी सब्सटेंस जो अट्रैक्ट करने में मदद करेगा या जो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट के साथ साथ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी रखेगा, वो कहीं ना कहीं आपका कहलाएगा, वो मैग्नेट की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। मैग्नेट कितने टाइप की होती हैं, मैग्नेट के बारे में और देखते हैं। मैग्नेट हमारे पास बेसिकली दो टाइप की, हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेट हमारे पास दो टाइप की आपको मिलेंगी। पहली मैग्नेट जो होगी हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम लोग खुद बनाते हैं, जिसको मैन मेड मैग्नेट भी कह सकते हो, ठीक है। आर्टिफिशियल के अलावा दूसरी जो मैग्नेट होती है उसको आप कहते हैं हम लोग नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। ये दो टाइप के मैग्नेट होंगे, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट और एक नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल जो हम लोग खुद बना रहे हैं, जैसे इसमें बहुत सारी मैग्नेट आती है जो हम लोग खुद बनाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी आपके पास, और हॉर्सशू मैग्नेट होगी, बॉल एंडेड मैग्नेट हो गई, ठीक है, बार मैग्नेट हो गई। ये मैग्नेट वो होती है जो ह्यूमन खुद बनाता है, हम लोग खुद बनाते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। और नेचुरल मैग्नेट जो होती है जो नेचर में खुद मिलती है, जो कहां पर प्रेजेंट हो, नेचर में प्रेजेंट हो। अब नेचर में स्टोन होता है, उस स्टोन में ही ये वाली आपको मैग्नेट देखने को मिलती है। ये नेचर के अंदर ही मिलती है, ठीक है बच्चों। जो आयरन का ओर होता है वहीं से मिलती है। उस आयरन का ओर का नाम है मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट है वो आयरन की ओर है, जहां से आपको जो है उस पत्थर के ऊपर ना, जैसे आप लोहे की कोई चप्पल पहन जाओगे, लोहे का कोई जूता पहन जाओगे, तो वो लोहा अपना आप उसके अंदर क्या होने लगा, अट्रैक्ट होने लगता है। तो वो जो आयरन की जो ओर होती है उसका नाम है मैग्नेटाइट। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद जो समय जो है ज्यादा खराब ना करते हम लोग मेन चीज पे आते हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होंगी सब। अब मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी।
अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या होता है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के अंदर आप देखोगे जो स्मॉल पीसीस होते हैं, हम बात करें स्मॉल पीसीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकिल, अगर हम इनको रखें, इनके बहुत छोटे छोटे पीसेस कर लें और उन छोटे छोटे पीसेस को मैग्नेट के पास लेके जाएं, मैग्नेट उन सभी को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। हमेशा जो भी मैग्नेट होगी वो आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इन सब के पीसेस को हमेशा अट्रैक्ट ही करेगी, इस बात को ध्यान रखोगे। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, अभी जो मैंने बताया था डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी आप ऐसे समझो, जैसे कि ये आपके पास एक मैग्नेट थी, ठीक है, और हमने इस मैग्नेट को एक थ्रेड से बांध रखा है, हमने इस मैग्नेट को एक धागे से बांध रखा है और ये अपने आप नेचुरली यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ अपने आप ही अलाइन हो गया, क्योंकि ये जो इसका जो अलाइनेशन होता है वो डिपेंड करता है अर्थ के ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और ज्योमेट्रिकल पोल के साथ, क्योंकि अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज कर दें, अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें, इसको ऐसे घुमा के इस मैग्नेट को ऐसे कर दें और फिर छोड़ दें, तो आप देखोगे ये मैग्नेट ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद, कुछ देर के बाद अपनी पोजीशन फिर से रिस्टोर कर लेगी, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है, जहां ये मैग्नेट अपनी पोजीशन अपने आप रीगेन कर ले, या फिर जहां मैग्नेट अपने आप को अर्थ के ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और ज्योमेट्रिकल साउथ पोल में अलाइन कर ले, ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। बोलो ये समझ में आया? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पर मैग्नेट अपने आप को अलाइन कर लेती है टुवर्ड्स दी ज्योमेट्रिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अब हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, लाइक पोल जो होते हैं, एक जैसे पोल रिपेल करते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल रिपेल करेगा, साउथ पोल रिपेल करेगा। और जो आपके अनलाइक पोल होते हैं, एक जैसे जो नहीं होते हैं, अनलाइक पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल को नॉर्थ पोल, बात एक ही दोनों में, ठीक है। लाइक पोल रिपेल करेंगे और जो अनलाइक पोल होंगे वो आपके अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये तो मैग्नेट की हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और है, अगर मैग्नेट है उस प्रॉपर्टी नाम है मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। हमारे जितने भी मैग्नेटिक पोल होते हैं वो सबके सब एक पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। पेयर बोले तो दो पेयर होने कंपलसरी हैं, हमेशा होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जैसे कि अगर ये हमारे पास हमारी मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, दो पोल है यहाँ पे। अगर मैं चाकू लेकर के इसका ये वाला पोल काट दूं साउथ पोल, तो आप देखोगे जैसे आपने इसको काट के अलग भी कर दिया ना इस पोर्शन को, तो यहाँ पर अपने आप तुरंत यहाँ पर एक फिर से साउथ पोल जनरेट हो जाता है, और जो पोर्शन आपने काट के अलग किया है यहाँ पर, और यहाँ अपने आप नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर जाता है। तो इससे हम क्या समझे? इससे हमें समझे किसी भी मैग्नेट का डाईपोल, दो पोल, मतलब किसी मैग्नेट के दो पोल हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप एक पोल को हटाने की कोशिश करोगे तो दूसरा पोल अपने आप वहां पर क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, ये है प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें आप देखोगे मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देखोगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर सिंपल होता है, अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है और अगर हम उस मैग्नेट के पास कोई ऑब्जेक्ट को रख दें, अब ऑब्जेक्ट वो भी होना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ सके। तो हम देखें कुछ समय के बाद इस वाले ऑब्जेक्ट पे मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है, और जब मैग्नेट की प्रॉपर्टी आएगी तो वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल या फिर दूसरे सब्सटेंस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा सकता है। जिस तरीके से जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना,
वो क्या करते हैं, वो अपने पेज को, जो पेचकस होता है उनका, वो मैग्नेट के ऊपर रखे रहते हैं। क्यों? ताकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी उस पेचकस पर आ जाए और फिर आसानी से, कोई पेच होता है लोहे का पेच, टच करते हैं वो आराम से उठा लेते हैं उस पेच को। ऐसा क्यों संभव हो पाया? क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अगर हम किसी मैग्नेट को, वो मैग्नेट जो है किसी दूसरे सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने में मदद कर सकता है, तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होंगी। मैं आपसे बात करूं, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली होगी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो इसका जवाब होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस होता है जो किसी मैग्नेट के चारों तरफ होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा सकता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू जो है कभी भी चेंज ना हो, जो कि हमेशा क्या रहे, सेम रहे। ऐसी मैग्नेट जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहे, सेम रहे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको रिप्रेजेंट क्या कैसे करते हैं? चाहो तो एक ऐसी लाइन बना सकते हो, पैरेलल लाइन, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें दो डायरेक्शन होती हैं, एक क्रॉस, क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस जो होता है ये दिखाता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के अंदर है, इनसाइड द प्लेन। अगर डॉट डॉट करके सिंबल आ रहा है तो इस डॉट सिंबल का मतलब होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को भी हम ऐसे दिखा सकते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक पोल तो आपको पता है बच्चों, मैग्नेटिक पोल क्या होता है? मैग्नेटिक पोल बेसिकली मैग्नेट की जो एंड वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, मैग्नेटिक पोल एक ऐसा रीजन होता है जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है, रीजन कहां पर, ऐसा रीजन ऑन मैग्नेट जहां पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो, मैक्सिमम हो। और वो दो ही होते हैं, एक मैग्नेट के राइट साइड और एक मैग्नेट के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, तो वहीं पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। अगला होता है मैग्नेटिक एक्सिस, क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? ये रही आपके पास मैग्नेट, एक ऐसी लाइन जो मैग्नेट को इस पार्ट में काट देगी, जो लाइन है, एक ऐसी लाइन जो मैग्नेट के पोल से एंटर करे, नॉर्थ पोल साउथ पोल से काटती जाए, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, दूसरा होता है कि मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर तो थ्योरी होगी यहां पर। मैग्नेटिक इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन होती है जो मैग्नेट को उसके सेंटर से काटे। ठीक है, और एक थर्ड है जिसका नाम है मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो मैग्नेट के दो पोल के बीच का डिस्टेंस होती है। जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों मैग्नेट के जो बीच का डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। इस चाहे इसको 2a लिखो चाहे इसको 2l लिखो, वो बात एक ही रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास ये सब छोड़ छाड़ के आ जाओ, अब आ जाओ डेरिवेशन पे। एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक में कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो सारा करा दूंगा, एक टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे कहता हूँ, गारंटी मेरी कि एक टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया है। हाँ, एक चैप्टर जो है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसका लास्ट वाला मुझे भी याद आ रहा है। लास्ट वाले में मैंने आपको किरचॉफ लॉ तो पढ़ा दिया, किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ हो गया था, सेकंड लॉ लूप लॉ नहीं हुआ, किसी कारणवश मेरे पास इमरजेंसी फोन आ गया था, मुझे जाना पड़ा था, तो मैं उसको रिकॉर्ड ही कर रहा था, तो फर्स्ट लॉ हो गया लेकिन सेकंड लॉ नहीं हो पाया था। तो वो मैं कभी डाल दूंगा, ना हो तो मुझे बता देना, मैं डाल दूंगा उसको जब मुझे टाइम मिलेगा। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब सेम यही से एनालॉजी आप देखना चालू करो। अगर यही कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और सेम यही मैग्नेटिज्म आ गया। अब फर्क क्या है, वहां पर हमने देखा था कि हमारे पास दो चार्जेस थे, Q1 और Q2, यहाँ पर चार्जेस नहीं होंगे,
यहाँ पर होंगी पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर दो पोल होंगे। यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ QM1 और QM2, पोल स्ट्रेंथ को ऐसे लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर इनके बीच का सेपरेशन आपने लिया था R, तो यहाँ भी आप इनके बीच में सेपरेशन ले सकते हो R। बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगी आपको। यहाँ पर आपने देखा था इनके बीच में फोर्स लग रहा था, फोर्स की वैल्यू जो थी वो F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपने फोर्स का फॉर्मूला देखा था, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसमें ये फॉर्मूला था। लेकिन अब कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड में, अब उसमें फॉर्मूला भी सेम ऐसी होगा। देखो F = μ0/4π, ठीक है। यहां पर QM1 पहले वाले पोल स्ट्रेंथ, QM2 सेकंड वाली पोल स्ट्रेंथ, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये। अब यहां पर ये हो गया। तो आप देख रहे हो लगभग सिमिलरिटी बहुत है। जब भी अगर आपके पास मैग्नेटिज्म में जाओगे, आपके पास दो पोल दिए गए और आप कह रहे हो कि इनके बीच का फोर्स निकालो, फोर्स कितना लगेगा, तो फिर आपको पोल स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। और μ0/4π की वैल्यू भी हमें पता है कितनी होती है, 10⁻⁻7। और यहां तो हमें पता ही ये वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहां पर मैं बार बार दो पार्ट्स में काट दूं ना, मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब इसको मैग्नेटिक डाइपोल में अगर मैं इसको जब ब्रेक करूंगा तो मैं भी इसको दो पोर्शन में ब्रेक मैं इसको कर सकता हूं आसानी से। पहला जो मेरे पोर्शन होगा कि मैं इलेक्ट्रिक चार्ज वाले पोर्शन से आपको समझाऊं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रिक चार्ज में उसको बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस चैप्टर में उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल ना बोल करके यहां उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का था। यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज का होना कंपलसरी है, एक प्लस का चार्ज और एक माइनस का क्यू चार्ज। अब मैग्नेटिक डाइपोल में यहाँ पर इसको नहीं बोलते, ये कहते हैं भैया यहाँ पर ना आप यहाँ पर यूज करो पोल्स को, दो पोल्स को, ये पहला पोल फिर दूसरा पोल, लेकिन दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होगी, दोनों की पोल की पावर क्या होगी, सेम होगी। अगर यहाँ पर QM है तो यहाँ पर भी आप QM ही लो, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। इनके बीच की दूरी अगर आपने 2L ली है तो यहाँ भी दूरी आप क्या होता है 2L ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये बन गया मैग्नेटिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल डेफिनेशन क्या आती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्जेस व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2L। तो सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हो मैग्नेटिक डाइपोल is an arrangement of two equal and opposite poles which is separated by a small distance 2a। अब यहाँ पर जो पोल डाइपोल की स्ट्रेंथ निकालने के लिए डाइपोल मूवमेंट होता था P, वो होता था Q × 2L। यहाँ पर भी होता है लेकिन यहाँ पर इसको M से लिखते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता QM × 2L। यहां पर इसकी डायरेक्शन होती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहां पर इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। अब मुझे याद कैसा रहता है, मुझे ऐसा रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव में खत्म होती है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इसका उल्टा चलेगा, साउथ नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसे याद आता है मुझे, यहाँ भी याद आता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ में जाकर के एंटर करती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ और साउथ का खत्म। तो मैग्नेटिक डाइपोल को उल्टा होगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये तो रहा मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में, और मैंने आपको डाइपोल मोमेंट भी बता दिया है, ठीक है। अब इसकी यूनिट के बारे में जब बात करते थे तो इसकी यूनिट होती थी डाइपोल मोमेंट की, होती थी न्यूटन और नहीं कूलम मीटर, यहाँ होती है कूलम मीटर, लेकिन यहाँ कूलम मीटर नहीं होती है, यहाँ पर होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आगे चलेंगे कि एम्पियर मीटर स्क्वायर ही क्यों होती है। इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक चलेगा उस टॉपिक नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस होता है, किसके चारों तरफ, स्पेस होता है अराउंड दी मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का जो स्पेस होता है, जिस स्पेस में अगर कोई दूसरी बॉडी आ जाए, जिस स्पेस के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाए, तो उस पर अट्रैक्शन का फोर्स और रिपल्सन का फोर्स लग सके, उसको बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड। और लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी आपको इमेजिनरी लाइंस देखने को मिलेंगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस होंगी और उन इमेजिनरी लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व। इमेजिनरी कर्व एक ऐसा इमेजिनरी कर्व होता है, अगर हम उस पर कहीं पे भी टेंजेंट डालें तो वो टेंजेंट मुझे क्या देती थी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते थे। अगर हम समझे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व। ठीक है, एक ऐसा इमेजिनरी कर्व, अगर हम उस पर टेंजेंट डालें, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इसमें जो है कोई भी रियलिटी नहीं होती है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, बस ये इमेजिनरी होती है। ठीक है, इसको आप देख लें, फिर हम इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे ध्यान से। अब इसके बाद हमारे पास इसी में अगला टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो प्रॉपर्टी नंबर पहली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो स्टार्ट होंगी, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू, तो नॉर्थ से स्टार्ट होगी साउथ में जाएगी। ठीक है, अगर हम मैग्नेट के आउटसाइड की बात करें, मैग्नेट के बाहर की तरफ, तो आपको ऐसा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से स्टार्ट है साउथ पे जाती हैं। लेकिन अगर आप मैग्नेट के अंदर से बात करें, इनसाइड द मैग्नेट, तो ये मैग्नेट साउथ से चलती है नॉर्थ पे जाके खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं क्लोज लूप फॉर्म का करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, क्लोज लूप फॉर्म करती है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा एक क्लोज लूप क्या करेंगी, फॉर्म करेंगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव में स्टार्ट होती है, नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन ये कभी टर्मिनेट नहीं होती, ये अंदर को चले जाती हैं। ये पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इस बात को भी ध्यान रखोगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो मैंने कहा था उस पॉइंट पर दो टेंजेंट बनेंगे। दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन, और एक पॉइंट पर एक डायरेक्शन ही पॉसिबल हो सकती है, दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, इस बात को आप ध्यान रखोगे। प्रॉपर्टी नंबर तीसरी, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा क्लोज होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी दूर होंगी, जितनी आपस में उनके बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ता चला जाएगा, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। अब हमारे पास टॉपिक होगा कि अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी बार मैग्नेट की वजह से। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब देखेंगे यहां पर भी दो पोजीशन होंगी, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में थी, एक पोजीशन आपने वहां पर देखी थी एक्सिल वाली पोजीशन, और एक दूसरी आपने पोजीशन देखी थी इक्वेटोरियल वाली। ठीक है, तो अगर एक्सिल में वहां पर जो हमने फॉर्मूला देखा था, वहां फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 2p/r3। सेम यहां होगा। अगर बार दो ऐसा होगी, बार मैग्नेट आपको दिखा दूं, ये आपके पास बार मैग्नेट मान लो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, पॉइंट पी पर। इस पॉइंट की दूरी यहां से यहां तक आप मान लो r, डाइपोल की डिस्टेंस l होगी, ये भी l होगी। तो अब देखोगे इस साउथ पोल से यहां तक की दूरी जो होगी वो होगी r - l, और नॉर्थ पोल से वहां की दूरी कितनी होगी, ये होगी r + l।
कॉन्सेप्ट वही है, पहले इसकी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इसकी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, दोनों को आपस में ऐड करो। तो फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, वो आता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r की पावर 3। ये m जो है, m आपका क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो काफी मैं ऐसे ही कर रहा, वहां पर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3, यहाँ पर कितना है 2m अपॉन r की पावर 3। m याद रखना, m आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। दूसरा इक्वेटर की अगर इक्वेशन अगर बात करें इक्वेटोरियल पोजीशन की, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में ये रहा आपके पास नॉर्थ, ये रहा साउथ। अब इक्वेटोरियल पोजीशन ये इस पर कहीं भी निकालो आप अगर यहां से निकालोगे इस तरीके से, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन बनती है यहाँ पर, ठीक है। अब ये डायरेक्शन बनेगी तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जो बनी थी वो 2 हट गया था यहाँ से, तो सेम यहाँ पर होगा इक्वेटोरियल की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r की पावर 3। बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन के एंटी पैरेलल। एंटी देखो डायरेक्शन उस साइड जा रही है, उस साइड डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होता है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, और वो कहां पर है उस साइड जा रहा है, तो इसका मतलब एंटी पैरेलल होगा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन के। तो ये तो रहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। इसकी डेरिवेशन आएगी नहीं क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप पूछेगा तो फर्स्ट चैप्टर से नहीं पूछ लेगा, लेकिन तब भी प्रोसेस वही है सोल्व करने का। बाकी आप देखें कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताएं। इसके बाद अगला टॉपिक में और आगे लेके चल रहा हूं आपको, जिस टॉपिक का नाम है टॉर्क एक्सपीरियंस, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक मैग्नेटिक डाइपोल डाल दिया है, या कहो को बार मैग्नेट डाल दिया है, तो उसमें कितना टॉर्क लगेगा ध्यान देना। सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक था, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया था और मैग्नेटिक फील्ड डालने पर उसमें कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होता हमने ये देखा था। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास इस टाइप का एक मैंने मैग्नेटिक डाइपोल ले लिया, ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है, और यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से मान लो। अब नॉर्थ पोल आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसका रिपल्सन का फोर्स वहां लगेगा, वहां फोर्स लगता था F इक्वल टू क्यू इंटू ई, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू एम इंटू बी, ठीक। यहाँ पर फोर्स लगेगा इस साइड क्योंकि नॉर्थ साउथ अटैक करेंगे। टॉर्क तभी लगता है जब बॉडी पे लगने वाले दो फोर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए और अपोजिट हो, एक तो इक्वल हो साथ में अपोजिट भी होने चाहिए, ठीक है। तो वहां पर जो हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था वही था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी हमने निकाला था। यहाँ भी फोर्स का फॉर्मूला भी होगा, फोर्स कितना हमारे पास क्यू एम बी, वहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाला था 2a sin थीटा, यहाँ भी सेम होगा 2a sin थीटा, थीटा ये एंगल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर q इंटू 2a या 2l जो भी है ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो टॉर्क आ गया एम बी साइन थीटा, और वहां पर टॉर्क क्या था, वहां था पी ई, यहाँ पर पी था ना, हाँ ये एम नहीं आएगा क्योंकि हाँ अरे बात तो एक यहाँ एम ही डाल लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वहां पर था पी ई साइन थीटा, यहाँ पर क्या है एम बी साइन थीटा, वहां पर क्यू जो होता था वो वहां पी होता वो पी होता वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पर एम जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। फॉर्मूला लगभग सेम है। अगर इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लाना है तो आप वेक्टर फॉर्म में ला सकते हो, कैसे, ऐसे टॉर्क इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ध्यान दोगे जो इसकी डायरेक्शन होगी टॉर्क की डायरेक्शन, वो टॉर्क की डायरेक्शन उस प्लेन में होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में एम बी हो और जिस प्लेन में बी बी हो। अब मैं सिंपल कहूं तो टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर होगी। तो इसकी दो ही डायरेक्शन हो सकती है। अगर मेरा प्लेन अगर ऐसा है, प्लेन मेरे पास ऐसा प्लेन है तो टॉर्क की डायरेक्शन या फिर ऊपर हो सकती है या फिर नीचे हो सकती है। अगर मेरा प्लेन ऐसा है, फ्रंट में ऐसा प्लेन है, तो इसकी मैग्नेटिक डायरेक्शन या फिर तो बाहर हो सकती है या फिर तो अंदर हो सकती है। तो जो भी प्लेन है, प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल फिगर है, उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और वही आपके टॉर्क की डायरेक्शन कहलाएगी। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा आपका, जब थीटा आपके पास कितना हो, थीटा हो आपके पास 90 डिग्री,
और टॉर्क होगा 0 तब जब आपके पास थीटा क्या हो जाए 0, तब हो सकता है टॉर्क 0। टॉर्क का मतलब 0, मतलब बॉडी अब मूव नहीं करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, यहीं से जो है हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें मैंने डाइपोल रख दिया है। अब मुझे उस डाइपोल की निकालनी होगी, उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। सपोज करेंगे ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने अपना एक डाइपोल इस तरीके से रख दिया है। ये रहा मेरा डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ साउथ पोल लगा देना, यहाँ नॉर्थ पोल, आपकी मर्जी, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। ठीक है, और इसने एंगल बनाया कितना है, थीटा। ठीक है, अब हमें इसको रोटेट कराना मैग्नेटिक फील्ड में। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपने कितना वर्क डन करा है, आपने कितना वर्क करा रोटेट कराने के लिए। किसको, डाइपोल को रोटेट करा, कहां से, θ1 एंगल से θ2 एंगल तक। क्योंकि मैं इसको जब रोटेट कराऊंगा इस तरीके से, और ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट नहीं होने देगी, क्योंकि मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये इसको इस साइड धकेलेगी, वाली मैग्नेटिक फील्ड इसको इस साइड खींचेगी, लेकिन मैं तो उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो मैं अगेंस्ट द वर्क कर रहा हूँ। तो मैं जो भी वर्क करूंगा इस मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट कराने के लिए, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो भी वर्क करूंगा मैं, वही वर्क मेरा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। और वर्क का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, मैं आपको याद दिला दूं, फर्स्ट चैप्टर में, आई थिंक सेकंड चैप्टर में था, तो वहां हमने वर्क पढ़ा था, वर्क इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। याद है बच्चों, चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ा था, PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब P वहां होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, θ1 मतलब पहले कितना एंगल था, θ2 फिर बाद में कितना एंगल हो। अब मैं इसी को जैसा आपने वहां ड्राइव करता डिक्टो सेम यहाँ पर ड्राइव करना। ठीक है, ड्राइव करके अब यहाँ पर क्या आएगा, W इक्वल टू, यहाँ P नहीं होगा, यहाँ होगा M, यहाँ E नहीं होगा, यहाँ होगा B, और बाकी सब कुछ सेम है, cos θ1 माइनस cos θ2। ये रहा फॉर्मूला आपके पास। ठीक है, cos θ1 माइनस cos θ2। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कुछ बुक्स में जो है अलग अलग दिया होता है, जैसे वो लोग θ1 को ले लेते हैं 90 और θ2 कोई भी रैंडम एंगल ले लेते हैं थीटा कोई भी। तो अब यहाँ पर वर्क जो आएगा वो आएगा MB cos 90 माइनस cos θ। तो वर्क कितना आ गया, MB cos 90 होता है 0 माइनस cos θ। तो जो बुक में जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है माइनस का MB cos θ। ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, फाइनल फॉर्मूला माइनस का MB cos θ। ठीक है, देख ले ध्यान से, इसमें कोई हो तो बताओ मुझे। वैसे सेम डेरिवेशन डिक्टो सेम होगी कि वर्क का फॉर्मूला वही, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क का फॉर्मूला वही आपने पढ़ा था, MB sin θ, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना दोनों साइड, तो यहाँ पर पूरा बड़ा वाला W बन जाएगा, यहाँ पूरा बड़ा W बन जाएगा, M बाहर हो जाएगा, B साइन बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन sin θ का होगा। वही बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, इंटीग्रेशन माइनस का cos θ हो गया, θ1 से θ2 लगा दो, माइनस का MB बाहर निकाल दो, फिर बाद में cos θ2 माइनस cos θ1, माइनस साइन अंदर लेके चल जाओ तो हो जाएगा MB cos θ1 माइनस cos θ2। ये डेरिवेशन कोई बहुत बड़ी नहीं है, जो आपने वहां की थी वही आपने यहाँ पर की है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम इसमें कुछ केसेस देखेंगे। ठीक है, तो इसमें तीन केसेस होते हैं। तो जो आपके पास एनर्जी आई है वो आई है MB माइनस का MB cos θ। पहला केस होता है कि आप थीटा ले लें 0 डिग्री, दूसरा कि आप थीटा ले लें 90 डिग्री, तीसरा कि आप थीटा ले लें 180 डिग्री। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इक्वल 0 पे, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 0, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जब लोगे 0 तो U कितना होगा, माइनस का MB, यहाँ पर U कितना हो जाएगा आपके पास 0, और यहाँ पर U हो जाएगा प्लस का
एम बी, क्योंकि कोस 180 होता है माइनस का 1। देखें यहां तक और मुझे बताएं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपके पास। इसके बाद यहां तक जो टॉपिक है, ये यहां तक मैंने आपका एक पार्ट खत्म करा दिया है। यहां तक जो भी चीज आपको लगेंगी वो सब सिमिलरिटी लगेंगी, चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर इसमें सब सिमिलरिटी मिलेगी। इसके बाद का जो पार्ट होगा वहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद अब चीजें बदल जाएंगी पूरी तरीके से। तो यहां तक आप खूब अच्छे से रिवाइज करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज, कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसको जरूर जो है कंसीडर करूंगा, और जितना होगा आपके लिए उतना बेहतर से बेहतर मैं करूंगा। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें।